हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शैली। हम लोग काफ़ी समय से बीएड के करिकुलम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएड, बीएससी बीएड या सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अपने इस वीडियो में व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। बीएड के करिकुलम में हम इन चीज़ों को प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक पार्ट के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, इस शब्द को हमने कई बार सुना है, लेकिन इसके वास्तविक अर्थों को जानने के लिए आज हम इसको मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान दोनों से जोड़ते हुए इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। पर्सनैलिटी जो होती है या व्यक्तित्व, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है और जहाँ इसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा यानी कि एक ऐसा कृत्रिम रूप से बनाया गया चेहरा जिसको कि व्यक्ति धारण करता है उस समय जब वो किसी और पात्र को अभिनीत करने का प्रयास करता है, यानी कि नाटक करते समय या रंगमंच पर अमूमन पहने जाने वाला एक मुखौटा जिसमें वे उस पात्र के समान दिखाई दे जिसको वो अभिनीत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए हम व्यक्तित्व को इस शब्द से क्या संबंधित है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी शब्द से इस प्रकार से जोड़कर देखा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समय और परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के अभिनय करता है और जब वो किसी परिस्थिति में किसी प्रकार का अभिनय करता है या अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, तब वो अपने व्यक्तित्व के किसी न किसी रूप को लोगों के सामने रख रहा होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अध्यापक को व्यक्तित्व के बारे में जानना और समझना और ये क्या होता है इसको जानना बहुत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है, इसका यही कारण है कि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं जो अपनी वैयक्तिक विभिन्नता के कारण अलग अलग रुचि, बुद्धि, क्षमताओं के होते हैं। इस प्रकार से उनको एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाने के लिए और उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उनको समझने के लिए एक शिक्षक का शिक्षा मनोविज्ञान को जानना ज़रूरी है और साथ ही साथ व्यक्तित्व या अलग अलग प्रकार के लोगों के अंदर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है, इनको जानना बहुत आवश्यक होता है। आइए हम जानते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व को समझाने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी परिभाषाएं दी और इन मनोवैज्ञानिकों में वैज्ञानिक मन, वैज्ञानिक आलपोर्ट और उसके साथ साथ स्टेगनर, कावात्स्की और इसके साथ साथ वुडवर्थ, फ्रायड, कई प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से इसको समझाने का प्रयास किया। उसमें से समय की कमी के कारण हम कुछ ही परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता एवं अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन होता है। उन्होंने अपनी परिभाषा में समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ अलग होती है, उसके दृष्टिकोण अलग होते हैं, उसकी क्षमताएं अलग होती है
किन्हीं कार्यों को कर सकने की योग्यताएं अलग होती है। इन सभी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट होता है और इन सभी चीज़ों को अपने व्यवहार में एक विशिष्ट संगठन के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसे हम व्यक्तित्व की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर प्रत्येक एक व्यक्ति जो बना है वो अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। आलपोर्ट ने इसको बहुत अच्छे और संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। आलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन होता है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व क्या होता है? मनोदैहिक अर्थात मन प्लस दैहिक यानी कि शारीरिक, यानी कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप का जो पूर्ण रूप हमें दिखाई देता है वो उन दो चीज़ों का सम्मिश्रण है, उसके मन का और उसके शरीर का। अब इन दोनों में चल रही उन सभी क्रियाओं का एक इतना अच्छा संगठन होता है जिसको कि तैयार किया जाता है ताकि वह जिस वातावरण में वह रह रहा है उसके साथ एक सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट समायोजन स्थापित कर सके और अपने व्यवहार को उनके साथ समायोजित ढंग से व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित कर सके। इस दृष्टिकोण से इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जो कि कहा था वुडवर्थ ने कि व्यक्ति का जो ओवरऑल बिहेवियर है उनकी टोटल क्वालिटी को हम पर्सनैलिटी के रूप में कह सकते हैं। व्यक्तित्व शारीरिक वृद्धि, स्वभाव, रुचि, व्यक्ति के संवेग यानी कि इमोशंस, अभिरुचियाँ, इंटरेस्ट, उसकी आदतें यानी कि हैबिट्स, इन सभी का एक संगठन होता है। इस रूप में हम इसको और अच्छे शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का दर्पण व्यक्तित्व होता है, यानी कि व्यक्ति जो भी व्यवहार प्रदर्शित करता है उसका आईना व्यक्तित्व होता है। वैसे थोड़ी चर्चा हम करके देख सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व होता क्या है, उसमें हम क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। आइए देख लेते हैं। रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस, हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कैसा है। मैनर्स एंड प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारे व्यवहार में कितनी शिष्टता है और हम अपने आप को कैसे लोगों के सामने अभिव्यक्त करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड, हमारा व्यक्तित्व क्या होता है, अपने अंदर की नेगेटिव चीज़ों को हटाने का प्रयास करना और उसके एटीट्यूड को भी अपने व्यक्तित्व में उभर कर नहीं आने देने का प्रयास करना, जो कि हमारा व्यक्तित्व होता है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था मनोदैहिक यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का हमारा एक सुव्यवस्थित विकास, जिससे कि हम अपनी पर्सनैलिटी को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियाँ, आवर विज़न एंड मिशन, यानी कि हमारी क्या सोच है और हम क्या करना चाहते हैं। ओवरऑल अगर इन सभी एस्पेक्ट्स को मिलाकर देखा जाए तो एक ब्रॉडर व्यू में ये सभी मिलकर एक पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि क्या व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है। इसको जानने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास किया। हिप्पोक्रेट के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते हैं: मंद, उदासीन, क्रोधी और आशावादी। नाम से ही स्पष्ट होते हैं। मंद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हर काम में सुस्त होते हैं, ढीले होते हैं और उनका शरीर भी उसी प्रकार से चुस्त नहीं होता है। उदासीन व्यक्ति शारीरिक रूप से तो ठीक होते हैं किंतु मानसिक रूप से किसी भी कार्य को करने में वो हमें एक्टिव दिखाई नहीं देते हैं। क्रोधी व्यक्ति जो ये कह सकते हैं कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, छोटी छोटी बातों पे
तुरंत से रिएक्ट कर देते हैं। और आशावादी व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं और हर परिस्थिति का सामना धीरे से और सोच समझ के साथ करते हैं। क्रैचमर के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। पहला, पिकनिक की श्रेणी में उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को रखा जो साहसी होते हैं, छोटे होते हैं और गोल आकृति के होते हैं। एस्थेनिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति चपटे, गोल और कोमल शरीर गठन वाले होते हैं। साथ ही साथ वे अपने व्यक्तित्व को ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमताएं उनको इसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। एथलेटिक व्यक्तित्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये व्यक्ति, अगर हम जानना चाहें कैसे होते हैं तो देख लेना चाहिए हमें स्पोर्ट्समैन को। उनका शरीर कैसा होता है, जैसे कि उनकी मांसपेशियां अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं, कंधे चौड़े होते हैं, उनके हाथ लंबे होते हैं और सभी अंग हष्ट-पुष्ट होते हैं और मानसिक रूप से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एथलेटिक कहलाते हैं। डिस्प्लास्टिक व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं, ये कहा जा सकता है कि ऊपर बताए हुए तीनों प्रकार, पिकनिक, एस्थेनिक और एस्थेटिक, इन तीनों का एक सम्मिश्रण होता है। इनके अंदर ये कहा जा सकता है कि डिस्प्लास्टिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ना तो पूर्ण रूप से शारीरिक गठन वाले होते हैं, ना ही ये कहा जा सकता है कि वो दुबले पतले होते हैं। ये कहा जा सकता है कि इन तीनों श्रेणियों से बिल्कुल अलग होते हैं। किस मात्रा में कि वो किसी भी श्रेणी को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसका कारण उनके शरीर में हो सकता है कि कोई बीमारी हो, कोई असामान्यता हो, या इनका शारीरिक गठन विशिष्ट होता है, इसलिए इन्हें डिस्प्लास्टिक फॉर्म में रखा जाता है। जुंग के अनुसार अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें लज्जाशील कहा जा सकता है, और कम बोलने वाले और विचारवान व्यक्तित्व वाले कहा जा सकता है। ये व्यक्ति जो होते हैं अंतर्मुखी वाले व्यक्ति, ये कहा जा सकता है, इनको इंग्लिश में कहते हैं हम इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति। और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति बहुत जल्दी किसी के अंदर घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। वे ज़्यादातर विचारशील अवस्था में रहते हैं, हर बात पर अपना तर्क देते हैं, और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में लीन वाले रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इसीलिए इन व्यक्तियों के बारे में जुंग ने कहा था कि ये व्यक्ति विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान और साथ ही साथ एक विशिष्ट बात, दिव्य दृष्टि प्रधान भी होते हैं। इसीलिए हम कभी कभी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को जिनको देखते हैं, जैसे कांट है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, न्यूटन है, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, क्योंकि ये आत्म में लीन रहते हैं और विचारशील होते हैं, इसलिए ये अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं और अच्छे विचारक हो सकते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति किस प्रकार होते हैं, आइए जान लेते हैं। बहिर्मुखी, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट के नाम से जानते हैं, और ये व्यक्ति सांसारिक समायोजनशील होते हैं, अर्थात वे संसार में किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो जाते हैं और जल्दी से घुल मिल जाते हैं, हंसी मजाक बहुत पसंद करते हैं, और ये व्यक्ति किसी भी वातावरण में अपने आप को आसानी से अनुकूलित कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, और ये स्वयं की पीड़ा की या अपनी चिंताओं की किसी भी प्रकार की परवाह किए बिना चिंता मुक्त रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी कार्यकुशल होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं और सभी कामों को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही
एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है शेल्डन, जिन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जब प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका शरीर गोल मटोल तथा नरम होता है। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद करते हैं, भावुक होते हैं और सुख चाहने वाले होते हैं। मीजोमॉर्फिक व्यक्ति जो होते हैं वे गठीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व स्वभाव से क्रियाशील होता है, शक्तिशाली होता है, ये काफ़ी फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। और इन सभी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों का उपलब्धि स्तर यानी कि अचीवमेंट लेवल काफ़ी उच्च होता है। एक्टोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं इनका शरीर दुबला पतला होता है और काफ़ी कमज़ोर होते हैं और साथ ही साथ उनका मन भी कमज़ोर होता है। इस कारण संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं और इन्हें हम एक प्रकार से पलायनवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में बहुत जल्दी ये अपने आप को अनुकूलित एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आधुनिक वर्गीकरण जान लेते हैं। इन सभी वर्गीकरण को देखते हुए जब अध्ययन किया गया तो इन सभी में कुछ बातें कॉमन नज़र आई, तो इन चीज़ों को देखते हुए आधुनिक वर्गीकरण तैयार किया गया जिसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं। और इसके अंदर व्यक्तियों की मुख्य रूप से 3 श्रेणियां बनाई गई जो आज के रूप में मान्य हैं। इन श्रेणियों को हम कह सकते हैं मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ थॉट्स। यानी कि मैन ऑफ फीलिंग भावुक व्यक्ति, जो व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं और सभी काम भावनाओं पर आश्रित होकर करते हैं। कर्मशील व्यक्ति मैन ऑफ एक्शन, ये व्यक्ति रुचियों में रचनात्मक होते हैं, इसलिए क्रिएटिव कामों को करना पसंद करते हैं और हर समय किसी न किसी कार्य में लीन रहते हैं। विचारशील व्यक्ति मैन ऑफ थॉट्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, विचारवादी होते हैं और ये हर समय पर किसी बात को सोचने में लगे रहते हैं, विचार में विचरण करते रहते हैं और इनका इस भौतिक जगत से कम ही तालमेल रहता है, अपने आप में ही लीन रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार हमने आज ब्रीफली 4 मनोवैज्ञानिकों के बारे में जाना और उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया है उसको मोटे मोटे तौर पर समझा, जिनमें से हिप्पोक्रेट, कैचमर, जुंग और शेल्डन, इन्होंने व्यक्तित्व को किस प्रकार से वर्गीकृत किया इसको जाना और मोटे तौर पर हम किस रूप में व्यक्तित्व को वर्गीकृत करते हैं इसको समझा। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने में बहुत सारे कारकों की भूमिका होती है, या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो निर्धारित करती हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर अलग अलग उसकी आदतें होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो जन्मजात होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समाज में और संस्कृति के द्वारा अर्जित करता है, और ये सभी चीज़ें मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, या हम यह कह सकते हैं कि उसके आइडियल सेल्फ का निर्माण करती हैं कि वो एक्चुअल में किस रूप में स्व को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही कुछ कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कारक वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बालक को अपने वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, जैसे बहुत सी चीज़ें तो हम इनमें खुद भी जानते हैं, रंग रूप है, भार है, आँखों का रंग जैसे होता है अपने माता पिता से मिलता है, बहुत से लोगों की आवाज़ अपने माता पिता से मिलती है, फिज़िक है जैसे आपकी बॉडी का कैसा गठन है वो अपने माता पिता से मिलता है। कुल मिलाकर मूल रूप से देखा जाए तो जो भी बालक की सामान्य प्रवृत्तियाँ होती है या मूल प्रवृत्तियाँ होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो उसको दूसरी पीढ़ी से, अपनी पहले वाली पीढ़ी से प्राप्त होते हैं।
साथ ही उसकी बुद्धि, उसकी कार्यक्षमता और बहुत सारे ड्राइव्स ऐसे होते हैं जो उसको अपने वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ पर्यावरणीय कारक भी होते हैं जो कि किसी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और इसके बारे में ऑकबर्न और निमकॉफ ने इनको वर्गीकृत भी करके बताया, और ये चीज़ें उसको कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में भी काफ़ी स्टडी करके बताया। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो एक बालक को भौतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है, और उसका सामाजिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है, और उसका सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है। भौतिक कारकों को देखा जाए तो यदि हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों का व्यक्तित्व वहाँ के वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई देता है, उनके शरीर का गठन प्रभावित दिखाई देता है। जैसे हम ठंडे बर्फीले स्थानों में जाते हैं तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उनका रंग साफ होता है, और उनके अंदर उनकी आंखें छोटी और एक विशिष्ट प्रकार का शारीरिक गठन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम साउदर्न साइड में जाते हैं, गर्मी अधिक पड़ने के कारण वहाँ के लोगों का शरीर जो होता है वो कह सकते हैं काफ़ी गठीला होता है और बहुत ज़्यादा एडजस्टिव होता है हर प्रकार के क्लाइमेट को सहन करने के लिए, और रंग अक्सर उनका गहरा या काला होता है। और बीच वाले क्षेत्रों में रहने वाले या प्लेन्स में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे गेहुए रंग के होते हैं और सामान्य कद काठी वाले होते हैं। इस प्रकार से शारीरिक गठन भी भौतिक कारक होता है जिससे प्रभावित होता है, और सामाजिक कारक भी कई होते हैं, और साथ ही साथ कई सांस्कृतिक कारक होते हैं। और विद्यार्थी को जो आसपास का उसका वातावरण है उसमें जो लोग उसके जुड़ाव में हैं उनका भी उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके आस पड़ोस का प्रभाव पड़ता है, उसके पीयर ग्रुप का प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ उसके पारिवारिक जो लोग हैं जैसे उनके बीच में रहता है उनका भी उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक युंग ने अध्ययन करके ये भी पता लगाया कि काफ़ी सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जो एक बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इन मनोवैज्ञानिक कारकों में हम बुद्धि, रुचि या उसकी अभिवृत्तियाँ या बालक का चरित्र और उसके अभिप्रेरणा को सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कारक या तत्व मिलकर ओवरऑल एक व्यक्ति के उस व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो हमें उसके व्यवहार के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार आज हमने व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट बिंदुओं जैसे उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार तथा उसके प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर समझने का प्रयास किया। व्यक्तित्व को मापित भी किया जा सकता है ताकि हम ये एसेस कर सकें कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इन प्रकारों में से किस प्रकार का है, और उसके लिए उसके परीक्षण करके उसका मापन किया जाता है। उसके लिए कुछ विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जिन्हें जानने का प्रयास हम अपने अगली क्लास में करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।